नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। राहुल गांधी को पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के जिन प्रावधानों में संसद से अयोग्य ठहराया गया है, उन प्रावधानों की स्वयं सरकार ने हवा निकाली। और ये राहुल गांधी के प्रयासों से नहीं हुआ, कांग्रेस के प्रयासों से नहीं हुआ, विपक्षी दलों के प्रयासों से नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है मोहम्मद फैजल, जो लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद हैं। उन्हें कुछ समय पहले कावारती की एक स्थानीय अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, और ये मामला था एक हत्या से संबंधित। लोकसभा सचिवालय ने आदेश आते ही उन्हें संसद की सदस्यता से निष्कासित कर दिया, यानी उन्हें संसद के अयोग्य ठहरा दिया, और नोटिफिकेशन जारी हो। इसके बाद में मोहम्मद फैजल ने केरल हाईकोर्ट में अपील की, और उनकी इस सजा पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दी। मोहम्मद फैजल फिर लोकसभा सचिवालय में गए और उन्होंने कहा कि उनकी संसद सदस्यता बहाल की जाए, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में राहुल गांधी का नंबर आ गया, और उनको भी उसी तरीके से संसद के अयोग्य ठहरा दिया गया। और मोहम्मद फैजल ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। उस अपील की जब पहली सुनवाई हुई, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वक्तव्य था न्यायाधीश का, उससे ऐसा लगता है कि वो सरकार की कार्यवाही से सहमत हैं। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप यहाँ अपील करने आए हैं, आपके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? तो मोहम्मद फैजल के वकील ने उत्तर दिया कि उन्हें लक्षद्वीप की जनता ने चुना है, और उनको जनता का प्रतिनिधित्व करने के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये बहुत शोध का विषय हो सकता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करना मौलिक अधिकार में आता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं आता है। अगर कोई संसद सदस्य अयोग्य हो जाता है, चुनाव होगा, दूसरा संसद सदस्य आ जाएगा। ये किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई के लिए सहमत दे दी, लेकिन सुनवाई शुरू हो इससे कुछ घंटे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। ये लोगों के समझ में ना आ सकने वाली बात है। अब बात करते हैं कि क्या है इसमें जो सरकार इतने समय तक रोके रही, और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के ठीक पहले सरकार ने सरेंडर कर दिया, और इस पूरा जो प्राविधान है इसकी हवा निकाल दी। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 8 की धारा 3 में यह कहा गया है, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release। सजा काटने के बाद भी 6 साल तक वो संसद के अयोग्य रहेगा। लेकिन सरकार ने, तत्कालीन जो सरकार कांग्रेस की थी, उसने उसमें प्रोविजन डाला था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसेस से प्रक्रिया शुरू हो, वो 3 महीने तक न शुरू करें, या उसमें जो उनकी अपील कहीं भी अगर लंबित है, तो जब तक वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए तब तक इस पर फैसला न लिया जाए। A disqualification under either subsection shall not be in case of a person who in date of conviction is a member of parliament or of the legislature of a state take effect until 3 months have elapsed from the date, or if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or the sentence until that appeal or application is disposed of by the court। ये प्राविधान जो 4 था, इसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई पर्सन कन्विक्ट होगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिक था, उसकी सजा ऑटोमेटिक चली जाएगी। और इसलिए लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल, या फॉर दैट मैटर राहुल गांधी की सदस्यता के लिए जो कुछ भी किया, तो बिल्कुल सही था। अब प्रश्न आता है कि अगर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था मोहम्मद फैजल की याचिका पर, तो लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं की? इसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं, और कानून में बाल की खाल और तमाम उसकी परतें निकालते हैं,
उसमें हो सकता है कोई नतीजा निकले। सिंपल तरीका है कि हाई कोर्ट ने उनको सजा देने पर रोक लगाई है, यानी जो सजा हुई है वो उनके जो इम्प्रिजनमेंट किया गया था 10 साल के लिए उस पर रोक लगाई है, लेकिन उनको उस सजा से बरी नहीं कर दिया है, उनकी सजा माफ नहीं कर दी है, उनको क्लीन चिट नहीं दे दी। हाईकोर्ट ने तो प्रारंभिक तौर पर उनके मामले को देखा और उनको राहत दे दी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी सजा उन्हें नहीं मिलेगी, या हाई कोर्ट ने उनकी सजा माफ कर दी है, सजा खत्म कर दी है, उनको क्लीन चिट दे दी है और वो अब दोषी नहीं रहे। इसलिए ये केस है मोरल टर्पिट्यूड का। इनका केस मोहम्मद फैजल का तो और भी खतरनाक है, ये हत्या से संबंधित मामला है, एंड दैट इज ए मोरल टर्पिट्यूड। इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कन्विक्टेड फॉर ए मर्डर or associate in the murder, it is a moral turpitude. And such person should automatically cease to be a member of any house, even not a government service. So what to say about member of parliament or legislature? So anyway, ये उन्होंने मोहम्मद फैजल ने जब लोकसभा सिंचालय में कहा उनकी नहीं सुनी गई तो सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने केस लगा दिया। केस सुनवाई के पहले सरकार ने सरेंडर कर दिया। तो अब निगाह डालते हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता की गई वो भी ऑटोमेटिक प्रोसेस से कर दी गई और इसमें इतना हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं थी। सिंपली वो जाते कोर्ट में, वहां से स्टे लाते और ये मामला खत्म हो जाता। लेकिन शायद कांग्रेस के सामने भी एक मिसाल थे मोहम्मद फैजल की, क्योंकि उनको हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भी सरकार ने कुछ नहीं किया, इसलिए शायद वो भी डर रहे होंगे। लेकिन सरकार का ये कदम बिल्कुल चौंकाने वाला है कि 25 जनवरी को हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था मोहम्मद फैजल की अ, याचिका पर, जो उन्होंने दाखिल की थी कि ये कावरती के केस पर स्टे दिया जाए। स्टे दिया गया तो 25 जनवरी से 2 महीने हो गए, लोकसभा सचिवालय ने 2 महीने तक तो कुछ नहीं किया, और इसके बाद सुनवाई से ठीक 1 घंटे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये शायद उचित नहीं है, इस उचितता की बात भी नहीं है, और इससे तो लगता है कि इस कानून में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट से जितने भी मामले आते हैं, बड़ी संख्या में मामले होते हैं जिनमें स्टे मिल जाता है। इसलिए या तो फिर सरकार को इस पीरियड में जो उनको अपील करने के लिए दिया जाता है उस समय इंतजार ही करना चाहिए, और या फिर सबसे अच्छा तरीका ये था कि सरकार को आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने देना चाहिए था, और एक बार सर्वोच्च न्यायालय का रुख स्पष्ट हो जाता तो आगे के लिए ये जो भी विवाद है इसका मामला खत्म हो जाता, क्योंकि इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच में पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी स्थिति हो गई है। संसद से सड़क तक चर्चाएं चल रही हैं और पूरे देश में एक ही मुद्दा है। मुझे लगता है कि इसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। हो सकता है राजनीतिक नफा नुकसान हो विभिन्न पार्टियों को इसमें, और फौरी तौर पर कुछ मुद्दे ज्वलंत थे उनसे राहत सरकार को मिल गई हो, और जो भी कुछ है जो देश का परिदृश्य है बदल गया हो, लेकिन ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी चाहिए थी और सर्वोच्च न्यायालय का रुख आ जाना चाहिए था। नमस्ते।